हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेटोलॉजी। हम एनसीईआरटी का एमसीक्यू सीरीज कर रहे हैं ज्योग्राफी में, और इसमें हमने पिछले क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी को कंप्लीट किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके जरूर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमने एनसीईआरटी एमसीक्यू हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है, जिसे हमने एनसीईआरटी मेडिवल और मेडाइवल मॉडर्न को काफ़ी अच्छे से कंप्लीट किया है। और ज्योग्राफी का भी डिटेल वीडियो बना हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज पहले चैप्टर यानी इंसोलेशन एंड टेम्परेचर, जो कि क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, उसमें हम पहले नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Which of the following statement is correct about insolation reaching the surface of the earth? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इंसोलेशन? आपको पता होगा कि इंसोलेशन का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो ये एनर्जी कम्स फ्रॉम द सन, लाइट कम्स फ्रॉम द सन, उसको बोलते हैं इंसोलेशन। ठीक है। और क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। इंसोलेशन इज मैक्सिमम ओवर पोल्स एंड रिड्यूसेस टुवर्ड्स इक्वेटर। इंसोलेशन रिसीव ओवर अर्बन एरिया इज मोर एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर फॉलो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन अर्थ सरफेस। नहीं, ये हमारा रॉन्ग है। इंसोलेशन जो होता है वो मैक्सिमम होता है आपके इक्वेटर पे और धीरे धीरे कम होते जाता है कहाँ पर? पोल्स के ऊपर। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग है। थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। इंसोलेशन रिसीव्ड ओवर अर्बन एरियाज इज मोर एज कम्पेयर टू रूरल एरियाज। बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली इंसोलेशन रिसीव होने का मेन जो इम्पॉर्टेंट कारण है अर्बन एरियाज में वो क्या है? वो है आपका कॉन्क्रीटाइजेशन। कॉन्क्रीटाइजेशन जो है अर्बन एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा होने के कारण वो क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसीलिए हमें ग्लोबल वार्मिंग के एरा में क्या देखने को मिलता है? ग्लोबल वार्मिंग के एरा में देखने को मिलता है हीट आइलैंड। हीट आइलैंड कहाँ पे मिलता है? मेनली अर्बन एरियाज में। इसलिए अर्बन एरिया जो होता है मेनली रूरल के कंपेरिजन में ज़्यादा वार्म होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ रहा होगा। इसीलिए हमारा जो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। और ए और बी देखिए हमारा ऑप्शन सी है राइट आंसर। और अबाउट इंसोलेशन रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ, बिकॉज इंसोलेशन इज सिटीज मच हायर देन दैट ऑफ विलेज। कंक्रीट जो होता है, मेटल जो बिल्डिंग होती है कहाँ पर? सिटीज़ में, मेनली अर्बन एरियाज में। और एस्फाल्ट रोड का होता है, ये सब क्या करते हैं? हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। पर्टिकुलेट मैटर भी हमें सबसे ज़्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? अर्बन एरियाज में। और ये पर्टिकुलेट मैटर क्या करते हैं? एक्चुअली ये सन से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। और एक्चुअली आपको ये तो अभी इंसोलेशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन में अंतर भी समझ नहीं आएगा, तो भी आप ध्यान में रखेंगे कि वो ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब किया जाता है पर्टिकुलेट मैटर्स के द्वारा। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होते हैं? जो हीट जो सन से आते हैं और अर्थ से जब वो रिटर्न होता है तो उसको हम टेरेस्ट्रियल रेडिएशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और इंसोलेशन में क्या अंतर होता है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, जबकि जो इंसोलेशन होता है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन हो गया होता है। तो आगे हम पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन में। तो कॉन्क्रीट मेटल बिल्डिंग जो क्या करते हैं? अर्बन रीजन को मोर वार्म करते हैं इन कंपैरिजन टू रूरल एरिया। टेम्परेचर इन द एटमोस्फियर डज नॉट फॉलो द टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, प्रेशर, कंडक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन लेस एंड मोर हैपेंस थ्रू कन्वेक्शन करंट। तो ये सारी चीज़ें, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर जो होता है, प्रेशर होता है, कंडक्शन, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ये सब किसकी वजह से होता है? ये मेनली किसकी वजह से होता है? कन्वेक्शन की वजह से। एनुअल मीन इंसोलेशन एट द टॉप ऑफ एटमोस्फेयर एट द पोल इज लेस देन द हाफ ऑफ दैट ऑफ इक्वेटर। मतलब क्या हुआ कि जो एनुअल जो टेम्परेचर का मीन्स होता है, एनुअल मीन इंसोलेशन जो होता है पोल्स पे, वो लेस होता है इक्वेटर के कंपैरिजन में अर्थ में। क्यों लेस होता है? क्योंकि सन का जो रेज होता है वो ओब्लिकली फॉल करता है। कहाँ पर? ये हमारा अर्थ है, ये हमारा पोलर रीजन है, ये हमारा इक्वेटर है। सन का जो रेज होता है यहाँ पे ओब्लिकली होता है, जबकि इक्वेटर पे सन का रेज जो होता है वो डायरेक्ट रेज होता है। ठीक है, इसीलिए टेम्परेचर जो होता है पोल्स का वो कंपैरेटिवली लोअर होता है इक्वेटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following statement about the solar insolation received over the Earth's surface is
करेक्ट। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द सोलर इंसोलेशन जो रिसीव होता है अर्थ सरफेस पे? तो अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड इन अ रीजन इज डायरेक्टली डिपेंड अपॉन द एंगल ऑफ सन्स रेज. Region receiving vertical rays of sun have more temperature than the region receiving oblique sun's rays. In lower latitude, the amount of solar insolation received in summer exceeds in insolation received in winter. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है यहाँ पे करेक्ट है. तो पहले स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन जो है वो डायरेक्टली किस पे, सन का एंगल. मतलब क्या हुआ कि यहाँ मान लो सन है और यहाँ से रेज आ रही है, तो सन के एंगल के ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पे सन का जो एंगल है वो कितना हो रहा है, सन से डायरेक्ट यहाँ पे एंगल पैरेलल है, 0 डिग्री एंगल है. तो यहाँ पे जो यहाँ पे 90 डिग्री है और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगता है, एंगल जो है वो कम होने लगता है. और डायरेक्टली डिपेंड, अगर डायरेक्टली यहाँ पे पड़ रहा है तो यहाँ पर सन की जो इंटेंसिटी होती है, रेस की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू ओब्लिकली जब वो पोल्स के ऊपर पड़ता है या ओब्लिकली उसकी एंगल होती है. तो पहले स्टेटमेंट हमारा इस तरीके से करेक्ट है. रीजन रिसीविंग वर्टिकल सन रेज ऑफ सन हैव मोर टेम्परेचर देन द रीजन रिसीविंग ओब्लिकली सन्स रेज. क्योंकि अगर डायरेक्टली सन का रेज यहाँ पे पड़ रहा है तो टेम्परेचर यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है और स्मॉल एरिया को कवर कर रहा है. लेकिन अगर ओब्लिकली हो रहा है तो ये लार्ज एरिया को कवर कर रहा है और इसलिए ओब्लिकली जब सन का रेज रिसीव होता है तो वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है. ठीक है. इन लोअर लैटिट्यूड अमाउंट ऑफ सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड इन समर एक्सीड्स द इंसोलेशन रिसीव्ड इन विंटर. ये भी बिल्कुल सही बात है कि समर सीजन में क्या होता है कि लोअर लैटिट्यूड जो होती है वो ज़्यादा इंसोलेशन को रिसीव करते हैं इन कंपैरिजन टू विंटर. ये तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है. ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर. एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं. तो ऑल द स्टेटमेंट अबाउट सोलर इंसोलेशन रिसीव्ड ओवर द अर्थ सर्फेस आर करेक्ट बिकॉज अमाउंट इंसोलेशन रिसीव्ड डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द रेज. तो जो इंसोलेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, इंक्लिनेशन ऑफ द रेज. की सनलाइट जो है अर्थ सरफेस पे जब पड़ती है तो वो कितना डिग्री एंगल बनाती है. ट्रॉपिकल रीजन जो होता है वो वर्टिकल रेज प्राप्त करता है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाता है. एंड रिसीव मच हीट प्रोवाइडिंग हीट हाई टेम्परेचर वाइल द टेम्परेट एंड पोलर रीजन हैव लेस टेम्परेचर ड्यू टू द स्लैंटिंग रेज. ऐसे स्लैंटिंग रेज होता है तो इसीलिए वहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो लेस होता है. लोअर लैटिट्यूड में क्या होता है, सन रेज जो होता है वर्टिकल होता है समर में और सन रेज बिकम स्लाइटली ऑब्लिक इन द विंटर. ड्यू टू विच इंसोलेशन इन समर जो होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू विंटर. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉज वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ओवर द अर्थ सरफेस. तो इनमें से कौन सा जो फैक्टर है वो कॉज क्रिएट करता है वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो रिसीव होता है एटमोसफियर ऑफ द अर्थ में. लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, लैंड कॉन्फ़िगरेशन. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो होगा वो करेक्ट होगा. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इंसोलेशन जो है वो लेंथ ऑफ डे एंड नाइट के ऊपर जरूर फैक्टर होता है, जरूर इफेक्ट होता है. क्योंकि लेंथ अगर ज़्यादा होगा तो इंसोलेशन जो होगा वो ज़्यादा होगा. ठीक है. ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स, अगर एटमॉस्फेयर जो होगा वो मोर ट्रांसपेरेंट होगा तो मोर जो होगा सनलाइट जो होगा, इंसोलेशन जो होगा वो रीच करेगा कहाँ पर, हमारे अर्थ सरफेस पे. जबकि अगर ट्रांसपेरेंसी कम होगी तो क्या होगा, सनराइज जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो अर्थ तक पहुँच ही नहीं पाएगा. लैंड कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है. लैंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि प्लेट्यू है, ग्लेशियर्स है, ओशंस है, माउंटेन्स है, प्लेन्स है, इन सब के ऊपर भी क्या होता है, इंसुलेशन का अफेक्ट होता है, यानी रोल होता है. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर. देख लेते हैं एक बार एक्सप्लेनेशन भी. तो ऑल द फैक्टर्स जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द इंसुलेशन. वेरिएशन इन अमाउंट ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ओवर द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ बिकॉज द अमाउंट एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन और इन अ ईयर. तो इंसुलेशन, सॉरी थोड़ा सा मेरी आवाज़ में चेंज लग रहा होगा, थोड़ी सर्दी हो रही है. और बिकॉज द अमाउंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन वेरी ड्यूरिंग अ डे, इन अ सीजन और इन अ ईयर. The factors that cause this variation in insulation are
रोटेशन ऑफ द अर्थ इट्स। तो ये फैक्टर कौन कौन फैक्टर जो क्रिएट करते हैं इंसोलेशन को वेरिएशन में, उसके कौन कौन से रीजन हो सकते हैं? रोटेशन ऑफ द अर्थ, रोटेशन जो अर्थ अपने ही एक्सिस पे जो रोटेट करता है 24 आवर्स में वो। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द सनरेज का इंक्लिनेशन ऑफ एंगल क्या है? लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल एंड कन्फिगरेशन ऑफ द लैंड टर्म्स। ये सारे ही फैक्टर होते हैं किस चीज़ के? इंसोलेशन को अफेक्ट करने के लिए। 4th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड चूज द करेक्ट कोड। तो यहाँ पे हमें करेक्ट कोड चूज करना है। टॉरिड जोन रिसीव अ मैक्सिमम इंसोलेशन वेयर एज फ्रिजिड जोन रिसीव मिनिमम इंसोलेशन। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव ऑन अर्थ सरफेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लैटिट्यूड। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि असर्शन और रीजन दोनों ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि टॉरिड जोन है वो हमें कहाँ पे मिलता है? वो हमें लोअर लैटिट्यूड वाले रीजन में मिलता है, लोअर लैटिट्यूड वाले, और फ्रिजिड वाले जोन अपर लैटिट्यूड वाले रीजन में मिलता है। तो पहले तो बिल्कुल सही है कि जो टॉरिड जोन होता है वो मैक्सिमम इंसोलेशन को प्राप्त करते हैं, जबकि फ्रिजिड जोन जो होते हैं वो मिनिमम इंसोलेशन को प्राप्त करते हैं। अमाउंट ऑफ इंसोलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ सरफेस इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन। ये कंट्राडिक्ट कर रहा है ना कि अगर यहाँ पे मैक्सिमम इंसोलेशन होगा तो कैसे इधर से इंक्रीज करेगा? ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। इसलिए स्टेटमेंट जो सेकेंड होगा हमारा रॉन्ग हो जाएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट असर्शन यानी हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो टेम्परेचर इन टॉरिड जोन इज हॉट मोइस्ट थ्रू आउट द ईयर। द सन इज डायरेक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इन द ट्रॉपिक जोन। तो सन जो होता है ट्रॉपिक जोन में एक बार ओवरहेड होता है, ठीक है। और इसकी वजह से जो टॉरिड जोन होती है वो रिसीव करती है मैक्सिमम इंसोलेशन। टॉरिड जोन मेनली कौन सा जोन होता है? 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ। Sun does not come vertically at any time in a year in frigid zone और पोलर जोन। जबकि पोलर जोन और फ्रिजिड जोन में क्या होता है ना कि सन जो होता है कभी भी डायरेक्टली नहीं आ पाता है, ठीक है। और थ्रू आउट द ईयर फ्रिजिड जोन रिसीव जो करते हैं वो स्लैंटिंग रेज को रिसीव करता है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है? कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो रिसीव होता है अर्थ सरफेस से वो डिक्रीज करता है जैसे जैसे हम लोअर लैटिट्यूड से अपर लैटिट्यूड जाते हैं, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक फैक्टर इफ प्रेजेंट विल रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन रिसीव्ड ऑन अर्थ। तो इनमें से कौन सा जो एटमॉस्फेरिक फैक्टर है अगर प्रेजेंट रहे तो वो इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन को रिड्यूस करते हैं? ये हमें बताना है। क्लाउड कवर, विंड्स, सी वेव्स, डस्ट एंड वाटर वेपर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 1 और 3, 1 और 2, 2 and 4 and 3 and 4। तो क्लाउड कवर जो होता है उसका तो रोल होता है, दूसरा डस्ट एंड वाटर वेपर का रोल होता है। अब क्लाउड का कैसे रोल होता है? सॉरी, एक चीज़ आपको पता होगा कि जब क्लाउड होता है तो वो क्या करते हैं? वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं जो सनरेज आते हैं। सनरेज जो आने वाले सनरेज होते हैं उनको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, और वही काम आपका डस्ट भी करते हैं। यानी हमने पढ़ा था अभी कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी होता है इंसुलेशन के लिए, ठीक है। और क्लाउड और डस्ट और वाटर वेपर क्या करते हैं? ये ट्रांसपेरेंसी को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। विंड और सी वेव्स का रोल नहीं होता है। 1 और 3 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है हमारा करेक्ट आंसर। क्लाउड कवर एंड डस्ट एंड वाटर वेपर रिड्यूस कर देता है इंटेंसिटी, जो कि किसका इंटेंसिटी? इंसुलेशन का रिसीव जो होता है अर्थ पे। क्लाउड क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है और ट्रांसमिट कर देता है इंसुलेशन को, और इस तरीके से वो रिड्यूस कर देता है इंसुलेशन को। डस्ट पार्टिकल रिफ्लेक्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है, ट्रांसमिट करता है इंसुलेशन को। सिमिलरली वाटर वेपर एब्जॉर्ब करता है सोलर रेडिएशन को। रिजल्ट इन लेस। आप ध्यान रखेंगे कि वाटर वेपर भी एक टाइप का ग्रीन हाउस गैसेस है। क्या करते हैं वाटर वेपर जो अर्थ से जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर वेपर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, और वाटर वेपर सन से आने वाली लाइट को भी एब्जॉर्ब करते हैं और रिफ्लेक्ट भी करते हैं, ठीक है।
solar radiation resulting in less amount of insolation reaching the surface. Wind and sea waves are not responsible for reducing the intensity of insolation received on the earth. 6 number क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement about solar insolation and heating of earth is incorrect? तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है रिगार्डिंग सोलर इंसोलेशन एंड हीटिंग ऑफ अर्थ? पहला है only 50% of solar insolation received at outer atmosphere is absorbed by the surface of the earth. Long wave radiation is absorbed by atmospheric gases and heat the atmosphere. Atmosphere of earth is heated more by solar insolation than by terrestrial radiation. Earth receives insolation at the rate of 2 calories per meter square per minute at the atmospheric top. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि ओनली 50% जो सोलर रेडिएशन रिसीव होते हैं हमारे आउटर एटमॉस्फेयर में वो रिच करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ का. बिल्कुल करेक्ट बात है ये. लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं एटमॉस्फेरिक गैसेस और हीट द एटमॉस्फेयर. तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है मेनली जो वार्म होता है वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से होता है और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का जो फॉर्म होता है वो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है. ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन कैसा रेडिएशन होता है? लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है. एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज हीटेड बाय मोर सोलर इंसोलेशन देन. नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो मेनली हीट किससे होता है? मेनली टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के द्वारा होता है, ना कि सोलर रेडिएशन के द्वारा. अर्थ तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे इनकरेक्ट है. अर्थ रिसीव करता है इंसोलेशन एट अ रेट ऑफ 2 कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर मिनट एट द एटमॉस्फेरिक टॉप. बिल्कुल करेक्ट बात है. तो 1, 2 और 4 जो है हमारा राइट आंसर है, जबकि थर्ड जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यहाँ पे पूछ रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा. इनकरेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे, क्योंकि जो अर्थ होती है वो हीट होती है बाई टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, ना कि इंसोलेशन से. और एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 50% जो सोलर रेडिएशन होता है रिसीव जो आउटर एटमॉस्फेयर में होते हैं रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस एज ए डायरेक्ट रेडिएशन, जिसमें से 34% जो होता है वो ट्रांसमिट हो जाता है एज ए डायरेक्ट रेडिएशन और 16% जो होता है डिफ्यूज डे लाइट के रूप में होता है. अर्थ जो हीट होता है आफ्टर रिसीविंग द सन्स रेडिएशन एंड स्टार्ट रिलीजिंग एनर्जी गेन विच इज कॉल्ड एज लॉन्ग रेडिएशन. मतलब क्या हुआ कि ये मान लो सन है, ठीक है, और यहाँ पे सन से आने वाली लाइट है. तो ये सन से आने वाली जो लाइट है ये शॉर्ट वेव रेडिएशन है, ठीक है. और जैसे ही अर्थ इसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अर्थ सरफेस जब एब्जॉर्ब, तो ये इसको रिफ्लेक्ट करती है, ट्रांसमिट करती है. और ये ट्रांसमिट किस फॉर्म में करती है? तो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में करती है, ठीक है. तो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जब करती है तो जो पार्टिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर और भी बहुत सारे जो GHG होते हैं वो क्या करते हैं? इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसी से हमारे जो अर्थ की जो टेम्परेचर होती है वो मेंटेन रहती है, ठीक है. ऑन एन एवरेज अर्थ रिसीव 2 कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर मिनट एट द टॉप ऑफ इट्स एटमॉस्फेयर. 7th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? सब ट्रॉपिकल डेजर्ट रिसीव मोर इंसोलेशन देन इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन. हायर लैटिट्यूड रिसीव मोर सोलर इंसोलेशन इन विंटर्स देन इन समर. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है कि जो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, सब ट्रॉपिकल जो डेजर्ट होते हैं वो ज़्यादा इंसोलेशन रिसीव करते हैं इक्वेटोरियल और पोलर रीजन से. अब इसमें आपको कंफ्यूजन होगा कि पोलर रीजन से तो समझ आया, बट इक्वेटोरियल से कैसे? क्योंकि यहाँ पर इक्वेटर के ऊपर तो डायरेक्ट सनलाइट पड़ रहा है. तो ऐसे कि इक्वेटर जो होता है वहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे बहुत सारे ये हैं, फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा है, तो क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे ज़्यादा होता है. क्लाउड का फॉर्मेशन होता है तो क्लाउड क्या करती है? क्लाउड मतलब सनरेज को अर्थ तक पहुँचने ही नहीं देती है, ठीक है. और इसीलिए सब ट्रॉपिकल डेजर्ट जो होता है वो रिसीव करता है मोर इंसोलेशन को इन कंपैरिजन टू इक्वेटर. और पोलर रीजन का तो आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि यहाँ पे
स्लैंटिंग सनराइज होता है और जो एंगल होता है वो ऑब्लिक होता है। हायर लैटिट्यूड रिसीव मोर सोलर इंसोलेशन इन विंटर देन इन समर, बिल्कुल गलत बात है। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम इंसोलेशन जो रिसीव होता है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट में होता है, जहाँ पे क्लाउडीनेस जो होता है वो लिस्ट होता है इन कंपैरिजन टू ट्रॉपिकल रीजन, मतलब इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, और पोलर रीजन में तो आपको समझ ही आ गया कि वहाँ पर स्लैंटिंग सनराइज होता है। हायर लैटिट्यूड रिसीव करता है मोर सोलर इंसोलेशन इन समर देन इन विंटर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 35% of solar heat received on earth is directly reflected back without reaching the earth's surface. 34% of terrestrial radiation is absorbed by the atmosphere। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि 35% जो होता है सोलर हीट वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है अर्थ सरफेस पे पहुँचने से पहले। ठीक है, और 34% ऑफ टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो होता है वो रिसीव एब्जॉर्ब किया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा, जो कंट्रीब्यूट करते हैं किस पे, अर्थ के वार्मनेस में। ठीक है, क्योंकि अगर टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, GHG अगर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नहीं होते, GHG मतलब ग्रीन हाउस गैसेस, अभी हम जिस ग्रीन हाउस गैसेस को लेकर बहुत परेशान हैं, उनका होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन कहा जाता है ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होना ज़रूरी है। लिमिट से ज़्यादा अगर कुछ भी हो तो वो हानिकारक होता है। वही कंडीशन GHG के ऊपर भी लागू होती है। GHG हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसे है, क्योंकि ये काम करते हैं किस चीज़ को, हमारे अर्थ को वार्म करने में। ये जो अर्थ से जो रिफ्लेक्ट बैक होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन यानी लॉन्ग वेव रेडिएशन, इनको ये अब्जॉर्ब करते हैं और इस वजह से हमारे जो अर्थ का टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो C नंबर हमारा जो होगा आंसर हो जाएगा करेक्ट। 35 यूनिट्स आर रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस इवन बिफोर रीचिंग द अर्थ सरफेस। और इनमें से क्या होता है, 27% जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लाउड, जिनमें से 27% जो होता है वो टॉप ऑफ द क्लाउड से रिफ्लेक्ट होता है। 6% जो होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है और 2% जो होता है वो स्नो और आइस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। द अर्थ रेडियस बैक 51 यूनिट्स इन द फॉर्म ऑफ टेरेस्ट्रियल, जिनमें से 17 यूनिट्स जो होता है रेडिएट्स होता है स्पेस में डायरेक्टली एंड रिमेनिंग 34% जो होता है वो एब्जॉर्ब। मतलब क्या हुआ कि 51% जो होता है अर्थ से रेडिएट होता है, और अर्थ से रेडिएट होता है तो इनमें से 51% से 17 जो यूनिट होता है वो क्या हो जाता है, वो डायरेक्टली स्किप कर जाता है हमारे अर्थ से स्पेस में चला जाता है, और उनमें से 34% जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है हमारे एटमॉस्फेयर की तरह, जिसमें से 6% जो होता है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर की तरह, 9% जो होता है कन्वेक्शन और टर्बुलेंस की तरह, और 19% जो होता है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आया। नेक्स्ट क्लास में हम 9th नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।